हिंदी कथा जगत की वरिष्ठ लेखिका सुषमा मुनींद्र जी कहानी लिखने की कला में प्रवीण हैं। समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाकर वो बहुत सहज तरीके से उसको कहानी का स्वरूप देकर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर देती हैं और पाठक उनकी कहानी में मगन हो जाता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी ट्रैक से बाहर, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। विजया के पेट का आकार बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा आकार विजया की 10 वर्षीय पुत्री अन्नू के लिए घोर चिंता का विषय है। अन्नू को मालूम हो गया है मम्मा एक बच्चे मतलब मेल बेबी को जन्म देने वाली है और उसे डर है ये आने वाला जो उसका भाई होगा उसके एक छत्र राज में एक ज़बरदस्त व्यवधान बनकर दाखिल होगा। अन्नू अकेले अपनी तरह से लगभग लापरवाही के साथ जीने की आदी हो चुकी है। अलग कमरा, अलग बिस्तर, अलग अलमारी, अलग दुनिया। अपनी इस दुनिया में रहते हुए उसकी एक अलग सोच विकसित हो चुकी है और वो अब अपनी सोच बदल नहीं सकती। किसी की सोच को अपनी सोच पर आरोपित नहीं कर सकती। सामंजस्य उसने सीखा नहीं, सिखाया नहीं गया। विजया को अपने उप पुलिस अधीक्षक के पद और उसके पति शाश्वत को अपने तहसीलदार के पद से अवकाश नहीं। दोनों भिन्न स्थानों में रहते आए हैं। दोनों अन्नू को समय सामीप्य सहयोग नहीं दे पाते तो मुआवजे के रूप में अच्छी बहुमूल्य ड्रेसें, खिलौने, जूते, सैंडल, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ढेर लगाते रहे। उसे जन्म से लेकर आज तक आवश्यकता से अधिक दिलाया जाता रहा है और अब न दिलाओ तो रोज चीख कर जीना आराम कर देती है। ड्यूटी के बाद लस्त पस्त हुई विजया को एकांत, आराम, शांति चाहिए, इसलिए मांग पूरी कर अन्नू से अपनी जान बचाना चाहती रही। अन्नू ने कभी अभाव नहीं देखा तो उसे चीज़ों का मूल्यांकन करना आता नहीं, केयर नहीं आती। चीज़ों को किसी के साथ मिलकर बांटा नहीं तो शेयर करना नहीं आता। माता पिता की अनुपस्थित बुरी लगते हुए अब अच्छी और सुविधाजनक लगने लगी है। वो घर की इकलौती स्वामिनी होती है और गवर्नेंस पर रोब गालिब करती है। खुद को विजया की जगह महसूसती है। अन्नू अकेले रहने की आदी हो चुकी है और यदि घर में दूसरा बच्चा आ रहा है तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। विजया भी तो गर्भ धारण नहीं करना चाहती थी। अन्नू हो गई तो हो गई, पर अब परिस्थिति पर्याप्त भिन्न है। अब वो एक महत्वपूर्ण पद पर है और उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है जिस पर अन्नू अपने असामान्य और विचित्र आचरण के कारण समस्या बनी हुई है। और विजया को बच्चों से भय होने लगा है कि आज के बच्चे कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। मातृत्व प्रकृति का अमूल्य वरदान हो सकता है पर कैरियर को भी बाधित करता है। 3 या 6 माह के प्रसूति अवकाश में ही तो बच्चा पल बढ़कर समझदार नहीं हो जाता। शिशु के पालन पोषण के लिए अपना कैरियर छोड़ा नहीं जा सकता। बच्चों को पालना 2-4 घंटे का काम नहीं बल्कि ये जीवन भर चलने वाली एक जटिल और पेचीदा प्रक्रिया होती है। बच्चे के गर्भ में आने से लेकर उम्र भर की जिम्मेदारी, बोझ, चिंता, तनाव। कम से कम आजकल के ये आधुनिक बड़बोले और जरा सी उम्र में दुनियादारी को समझने का दम भरने वाले अन्नू जैसे बच्चे तो त्रास ही देते हैं। शाश्वत ये सब नहीं समझता, समझना ही नहीं चाहता। तुम समझो विजया, तुम डिप्टी एसपी ही नहीं, इस कुल की अकेली बहू हो और ख़ानदान को एक वारिस देने की तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अम्मा बाबूजी हमसे आस ना लगाएं तो किससे लगाएं? उनका अंतकाल है और वे एक वंशधर के लिए तरस रहे हैं। अन्नू की जगह बेटा हो जाता तो हम संतोष कर लेते। मेरी दौरे वाली नौकरी है, बच्चा पालने नहीं बैठ सकती। आखिर मेरा भी कैरियर है। तुम्हारा कैरियर माने? किसके लिए कमा रही हो इतना जबकि कोई सहेजने वाला नहीं होगा, कोई धन संपदा पाने वाला हो, हमारा नाम कायम रखने वाला हो? मैं इसलिए नहीं कमा रही कि एक दिन कमाई कोई ले ले। मैं अपनी योग्यता और क्षमता को सिद्ध करने के लिए इस पद पर हूँ, अपने संतोष के लिए हूँ। नाम हम अपने दम पर ही कायम रख सकते हैं, फिर बच्चा पालने में सचमुच परेशानियाँ आएंगी। अन्नू को लेकर ही हम लोग खासे तनावग्रस्त हो जाते हैं। वो समस्या बनती जा रही है, उसका मिजाज तुम्हें मालूम ही है। इसीलिए भी कहता हूँ घर में एक बच्चा और आना चाहिए। अन्नू को एक साथी की ज़रूरत है, तभी वो शेयर करना, एडजस्ट करना सीख सकेगी। इकलौता बच्चा सेल्फ सेंटर्ड और स्वार्थी हो जाता है, समझौता करना नहीं सीख पाता। अन्नू समझौता करना सीखे, इसके लिए अब ये प्रयोग करना होगा। तुमसे कौन उलझे भाई, जानता हूँ प्रतिभाशाली हो, तर्कशील हो। अब एक बेटा दे दो,
अम्मा को दे देंगे, वे पाल लेंगी, तुम नौकरी बजाती रहना। शाश्वत बहुत जल्दी तल्ख होने लगता है, शायद पति होने का सबूत देता हो। ये नहीं होगा, बच्चा ना हो अलग बात है, हो जाएगा तो उससे मोह ममता हो जाएगी और उसे गंवार देहाती बनाने के लिए अम्मा को नहीं सौंप दूंगी। तुम सब कुछ जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। विजया ने कितने ही तर्क बढ़ाए पर उसे शाश्वत की बात रखनी पड़ी, एक इसी मुद्दे पर ही नहीं दूसरे मुद्दों पर भी। और 2-4 बार मादा भ्रूण को गर्भ में विसर्जित करने के उपरांत गर्भ में नर भ्रूण है। और अचरजी कहें पर पुत्रवती होने के दबे ढके सनातन मोह के चलते विजया ने इसे स्वीकार भी कर लिया है और अपने ही कारणों से मातृत्व धारण करने से बचना चाहती थी। उसने नहीं सोचा था कि अन्नू के कारण भी समस्या उत्पन्न होगी। विजया के रूटीन चेकअप के लिए घर आई महिला चिकित्सक नीरा ने अन्नू को सूचना दी थी, अन्नू यू नो घर में छोटा बेबी आने वाला है, तुम दीदी बनोगी। विजया अन्नू को उत्सुकता से देखने लगी थी कि अन्नू ताली पीटते हुए खुशी व्यक्त करेगी, जैसा कि विजया अपने भाई बहनों के जन्म पर खुश होती थी कि एक जीता जागता खिलौना मिल गया है। अन्नू ने ताली बजाने के स्थान पर गर्दन तान कर चेतावनी दी, मामा यहाँ कोई चाइल्ड नहीं आना चाहिए, मैं उसे टॉलरेट नहीं कर सकती, अपना रूम चीज़ें शेयर नहीं कर सकती। अभी बुआ के बच्चे आए थे और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, नो नेवर, गो फ्रॉम हियर, विजया ने जल्दी से कहा था। उसे डर था अन्नू डॉक्टर नीरा के सामने और भी कुछ कहकर उसकी पोजीशन बिगाड़ सकती है। वो असीमित बोलने लगी है इन दिनों। अन्नू दौड़ती हुई डाइनिंग हॉल में भाग गई और वीसीआर पर कार्टून फिल्म का कैसेट लगाकर वॉल्यूम बहुत तेज कर दिया। विरोध प्रदर्शन का उसका अपना तरीका है। विजया नीरा के सामने असहाय सी बैठी रह गई, लगा इज्जत उतर गई। आज एकाएक अपने बड़े पद से च्युत कर दी गई है। उसने बड़े बड़े सरगनों अपराधियों से लोहा लिया है पर घर की इस नन्ही योद्धा से लगातार मात खाती जा रही है। इंसान शायद अपनी संतान से ही हारता है। विजया के उतर गए चेहरे को लक्ष्य कर डॉक्टर नीरा कहने लगी, आपको अब अन्नू को बहुत प्यार और धैर्य से विश्वास में लेना होगा। आज के बच्चे सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश होते जा रहे हैं। घर में 1 या 2 बच्चे हैं और शेयर करने की उन्हें आदत नहीं। हमने ही शायद उन्हें ये सिखाया है। आजकल माता पिता दोनों काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो बच्चे अब उनके साथ भी एडजस्ट नहीं करना चाहते। उन्हें अब संबंध नहीं सुविधाएं चाहिए। उन्हें हमारे घर में न रहने से फ्रीडम फील होती है और वे निडर हो गए हैं, निर्णय करने लगे हैं। आप परेशान ना हो, मैं भी यही कुछ भोग रही हूँ। मेरा एक बेटा है, उसकी अपनी दुनिया है, उसे मुझसे अधिक वास्ता नहीं रहता। कहीं कोई कमी है, गड़बड़ी है, कुछ तो है। कभी कभी सोचती हूँ कंप्यूटर, सैटेलाइट, ईमेल, क्लोनिंग, हमने बहुत तरक्की कर ली पर कुछ खोया भी है, कुछ छूटता गया है हमसे, शायद घर। डॉक्टर नीरा एक क्षण को भावुक हुई, फिर संभल गईं। खैर सब ठीक होगा, टेक केयर योरसेल्फ। विजया ने चौंक कर नीरा को देखा था। यही सब तो वो कहती है, शाश्वत कहता है शायद सब एक जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं और एक ही भाषा बोलने लगे हैं। डॉक्टर नीरा चली गई। विजया 5 माह का गर्भ पर हाथ फेरती बैठी रही। वो जानती है अन्नू को पर्याप्त समय, स्नेह, सहयोग नहीं दे पाती और अन्नू ने एक घर में रहते हुए अपनी अलग विभाजित दुनिया बना ली है। पर विजया ये सब जानबूझकर नहीं करती। उसके पास अपने लिए ही वक्त कहाँ है। ओह, वक्त का ना होना कितनी जटिलताओं को जन्म देता है। विजया अपने पद, उपलब्धियों, गौरव के बीच कभी कभी एकदम बौनी और अकिंचन हो उठती है। अन्नू ही संभाली नहीं जाती और इसीलिए वो दूसरी संतान नहीं चाहती थी कि क्लेश, तनाव, खींचतान बढ़ेगी। पर विजया कुछ देर अपने स्थान पर विमूढ़ सी बैठी रही, फिर चलकर डाइनिंग हॉल में आई। उस बड़े हॉल के इको के कारण टीवी का वॉल्यूम शोर की तरह चुभ रहा था। अन्नू वॉल्यूम कम करो, तेज आवाज़ पॉल्यूशन बढ़ाती है। अन्नू ने अधर बिदोर कर वॉल्यूम नाम मात्र को कम कर दिया। अन्नू हर बात पर अधर इसी तरह विदोरती है जैसे उसके ऊपर कितना बड़ा भार पड़ गया हो। अन्नू बेटी, फिल्म बाद में देखना, अभी मेरे पास आकर बैठो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना कि घर में एक चाइल्ड आने वाला है। अन्नू ने उपेक्षित दृष्टि विजया पर फेंकी। विजया के भीतर उबाल उठा। अन्नू को 2 करारे थप्पड़ रसीद कर दे, चाह कर भी हाथ नहीं उठा सकी। उसने अन्नू को कभी ममता में ऊब डूब होकर दुलराया नहीं तो मारा भी नहीं। विजया ने खींच और बेचैनी में भरते हुए टीवी ऑफ कर दिया।
मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। कहिए। अन्नू ने सुनने के लिए उत्सुकता नहीं दिखाई, बल्कि विजया की आंखों में आंख डालकर मुकाबले की सी मुद्रा बना ली। विजया आहत हुई। उसकी माँ अशिक्षित थीं, फिर भी वे भाई बहन माँ से इस तरह मुकाबला नहीं कर सकते थे। उनका लिहाज करते थे, रौब-दाब मानते थे, और वो उच्च शिक्षित बड़े पद पर कमाऊ है, और ये अंगुल भर की लड़की तनिक झिझकती भी नहीं। तुम दिन भर टीवी देखती हो, वो क्यों? पिछले टेस्ट में पुअर मार्क्स मिले हैं, वो क्यों? गुस्सा बहुत आने लगा है, वो क्यों? दिन भर घर में अकेली बोर होती हूँ और टीवी बड़ा सहारा है। आप पुलिस लाइन के बच्चों के साथ खेलने नहीं देती कि मैं बिगड़ जाऊँगी। नंबर पुअर हैं क्योंकि मुझे टेंशन थी। टेंशन, बोर, प्रॉब्लम, हेडेक, शिट, ये कुछ शब्द हैं जो बच्चों की ज़बान पर चढ़ गए हैं आजकल। बोली, मुझे गुस्सा आता है तो आपको भी आता है, डैड को आता है। डैड बताते हैं उनके फादर का गुस्सा पूरे गांव में मशहूर था। तो मम्मा, मेरा गुस्सा तो जेनेटिक है। अन्नू के स्वर के संतुलन, सद्भाव, निर्भीकता ने विजया को हिला दिया। लगा जिसे वो नन्ही बच्ची समझती है वो समय पूर्व बड़ी और बहुत परिपक्व हो गई है, होती जा रही है। विजया याद करने लगी, जब अन्नू बहुत छोटी थी तब से ऐसी बातें करती आ रही है। विजया शाश्वत से तब कहती थी, आज के बच्चे बहुत स्मार्ट, जीनियस, शार्प होते हैं, और अब वो कथित स्मार्टनेस असहनीय होती जा रही है। अन्नू, तुमने डॉक्टर नीरा के सामने अच्छा बिहेव नहीं किया, बैड मैनर्स बेटा। मैंने यही तो कहा कि मुझे भाई नहीं चाहिए। यू नो वाई? मैंने आपकी और डैड की बातें सुनी हैं। अन्नू लड़का होती तो हम एक उसी से संतोष कर लेते। नाम लड़के से चलता है तो मैं कुछ नहीं हूँ। मामा, मुझे बुरा लगता है, और फिर मैं नहीं जानती क्यों, पर मैं किसी चाइल्ड को टॉलरेट नहीं करूँगी, दैट्स ऑल। दहल गई विजया। तो अन्नू घर में होने वाली सारी बातों की जानकारी लेती है? विजया शिथिल बैठी रह गई। वो अन्नू के चीखने, चिल्लाने, तीखे करारे जवाब सुनने से घबराने लगी है। स्थिति अब उसके हाथ में नहीं रही। डांटने मारने का प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। गलती कहाँ पर हुई? वे 7 भाई बहन, पिता की छोटी नौकरी में पल बढ़ गए। ना अच्छे कपड़े, न खिलौने, न गाड़ी मोटर। 7 पत्थर ढूंढे, कपड़े की गेंद बनाकर सितौलिया खेल लिया, इमली की बीज फोड़कर चंदा गोटी खेल लिया, मिलजुल कर रह लिए। हाँ, अभाव बहुत खटकते थे, और विजया को अभाव का प्रमुख कारण सदस्य संख्या का अधिक होना लगता था। अब अपनी इकलौती संतान को अभाव से दूर रखा तो उसमें सब कुछ अकेले हथियाने की विकृति आ गई। आज जब पद, प्रतिष्ठा, पैसा सब कुछ है, तब जिंदगी में तनाव और तमाम किस्म की परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे समय पर विजया सारा दोष टीवी पर थोप देती है। टीवी के कार्यक्रम देखकर ही बच्चे समय से पूर्व वयस्क होते जा रहे हैं। वे छोटी उम्र में ही दुनिया जहान की चीज़ें जान लेना चाहते हैं। बच्चों के प्रश्न बढ़ते जा रहे हैं और माता पिता के पास समय नहीं है। टीवी के माध्यम से खुलापन घरों में प्रवेश कर गया है, और माता पिता आधुनिक होने का दम भरने के बावजूद इस खुलेपन को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जनरेशन गैप अन्नू का प्रिय विज्ञापन रहा है। जरा सी सावधानी, जिंदगी भर वो लय के साथ दिन भर गाती थी। बार बार आपत्ति किए जाने पर उसने ये आदत स्टीप के साथ छोड़ी। मैं जो भी करूं आपको गलत लगता है? फिर किसी दिन अन्नू ने शाश्वत के सामने विजया से सैनिटरी पैड की उपयोगिता पूछी थी, और विजया बता नहीं सकी थी। दूसरे दिन स्कूल से लौटकर अन्नू ने बताया, लीना बता रही थी इसको पहनकर स्विमिंग करते हैं। अर्थात स्कूल में बच्चे टीवी के कार्यक्रमों, विज्ञापनों की चर्चा करते हैं। विजया को लगा था वो कभी अन्नू के स्कूल जाए, गोपनीय तरीके से बच्चों की बातें सुने और डपटे, ये बात करते हो तुम लोग, बुरी बात है। टीवी के जरिए बलात्कार, कत्ल, रक्तपात, मारपीट, वाद विवाद, तर्क वितर्क, बदजुबानी, सब कुछ तो घर में घुस रहा है। बच्चे संस्कार और शालीनता छोड़ रहे हैं, बहस करना सीख रहे हैं। टीवी की दुनिया में जीते हुए उनके चेहरों का भोलापन, निश्चलता समाप्त होती जा रही है। उनके चेहरों पर बातों बर्ताव में परिपक्वता, सयानापन, बड़बोलापन आता जा रहा है। अब बच्चे खूनी लड़ाई देखकर आक्रांत नहीं होते, क्योंकि पर्दे पर ये सब देखकर उनका साहस और हौसला बढ़ गया है। शाश्वत जब भी आता है, विजया अन्नू की ढेर सारी बातें लेकर बैठ जाती है। यही एक समस्या है जो वो हल नहीं कर पा रही है। दोनों छत पर पड़ी केन की कुर्सियों पर बैठे थे और बंगले से कुछ फरलांग पर बने तालाब के कोने में खिले लाल कमलों को देख रहे थे। विजया को इस तालाब को देखना अच्छा लगता है। बड़ी झंझट है,
अन्नू कहती है वो इस घर में किसी दूसरे बच्चे को टॉलरेट नहीं करेगी, इसीलिए इतनी गंभीर हो। बच्ची है, अकेली रहती है, छोटा बच्चा देखेगी तो उससे दोस्ती कर लेगी। वो आजकल ऐसी मुंहफट, उद्दंड, स्वार्थी होती जा रही है और मुझे डर लग रहा है। ये तुम्हारी आदत है विजया, हर बात को गंभीर बना दोगी और तनाव में रहोगी। सब ठीक होगा, बच्चे भोले होते हैं। आज के बच्चे भोले नहीं रहे, तुमने अन्नू के तेवर नहीं देखे। सच है, शाश्वत को अन्नू का उस तरह सामना नहीं करना पड़ता जिस तरह विजया को। शाश्वत यहाँ रहता नहीं है और आता है तो अन्नू को आवश्यकता से अधिक छूट देकर उसने उसे बिगाड़ दिया है। जानती हो ये सब क्यों हो रहा है? शाश्वत ने कुर्सी विजया के पास खींच ली, जैसे कोई गुरु गंभीर मंत्रणा कर रहा हो। क्योंकि बच्चे अकेलापन भोग रहे हैं। हम उन्हें अकेले रहने के लिए बाध्य करते हैं। उनका कमरा, उनकी दुनिया अलग, और वे अपनी उस दुनिया में कैसा महसूस करते हैं हम ये जानने की कोशिश नहीं करते। ये माँ का काम है, पर आजकल की माँओं के पास बच्चों के लिए समय नहीं है। एक कहावत है, बचपन में माँ और बुढ़ापे में पत्नी ना मरे, वरना मनुष्य की दुर्दशा हो जाती है। बच्चे को सुविधा देने से ही हम आदर्श माता पिता नहीं बन जाते। उसे अकेले रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हारी व्यस्तता के कारण वो असामान्य वातावरण में पली बढ़ी है। उसके विकास क्रम में ये सब जटिलताएं आ गई हैं। फिर क्या करूं? अन्नू को सुधारने के लिए ऐसा महत्वपूर्ण पद छोड़ दूं? बेवकूफ़ी नहीं होगी। मेरी अपनी निजी जिंदगी महत्वाकांक्षा है। फिर बहस क्यों? समस्या का समाधान ही नहीं है। जब भी आता हूँ 2 दिन चैन से गुजारना चाहता हूँ, तुम अन्नू के किस्से सुनाकर टेंस कर देती हो। अन्नू समस्या बनती जा रही है। ये समस्या केवल मेरी नहीं होनी चाहिए। अन्नू दबे पैर छत पर आ गई थी और सीढ़ी वाले कमरे में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। उसे मालूम है उनकी बातों में मुख्यतः वो होती है, उसके अवगुणों की सूची। वो अपने माता पिता से शत्रुता नहीं रखती, पर उन्हें निंदक मानती है। अन्नू एकदम से दौड़ती हुई आई और दोनों के बीच की छोटी सी जगह में ठहर गई। मम्मा, आपने माला डी खाई होती तो ये मेरा कॉम्पिटिटर पैदा ना होता। आप टीवी से कुछ लेसन नहीं लेती। अन्नू ने अपनी समझ में बहुत जायज़ बात कही थी, पर मामा डैड के चेहरे पहले से अधिक गंभीर और खिंचे हुए हो गए। शाश्वत कहना चाह रहा था, तो अब अगला बच्चा पैदा करने से पहले अन्नू, हमें तुमसे अनुमति लेनी पड़ेगी। पर उसके मुंह से निकला, ये तुमसे किसने कहा? मैं जानती हूँ। अन्नू निर्भीक और सहज थी। विजया के हाथ में फिर खिंचाव आया। अन्नू को करारा थप्पड़ रसीद करे, पर कभी मारा नहीं। तो विजया ने बड़ा धैर्य दिखाते हुए अन्नू का हाथ खींच उसे अपने निकट किया। देखो बेटी, तुम अच्छी लड़की हो और तुम्हें फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। तुम एक बात समझ लो, घर में छोटा भाई आ रहा है और वो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। झूठ। मेरी क्लासमेट है सलोनी। जब से उसका भाई हुआ है उसकी मम्मी बस भाई की केयर करती है। सलोनी दुखी रहती है। अब उसकी मम्मी उसका टिफ़िन पहले की तरह नहीं तैयार करती। बेचारी रोज़ ब्रेड बटर लाती है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा, मालूम है, क्योंकि मेरा टिफ़िन काकी मतलब गवर्नेंस तैयार करती है। फिर भी मैं किसी चाइल्ड को टॉलरेट नहीं करूँगी। विजया कुछ और समझाती, पर शाश्वत पागल सा हो रहा था। अनु, जाओ यहाँ से, जाकर पढ़ाई करो, बहुत जिद्दी हो गई हो। बस अनु को इसी तरह टाला जाता रहा है। स्थिति को टालना सबसे बड़ी त्रुटि होती है। अनु चली गई। पति पत्नी एक दूसरे से दृष्टि बचाते हुए दूर तालाब को ताकते बैठे रहे। फिर शाश्वत ने हमेशा की तरह सारा दोष विजया पर डाला। विजया लड़की हाथ से गई। आज इतना कह रही है, कल को रात भर घर से गायब रहेगी, क्लबों में डांस करेगी, लड़कों से दोस्ती करेगी और तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। विजया चुप रही। बहुत बार उठाए गए इस मुद्दे का एक ही उत्तर है, तो नौकरी छोड़ दूं, और उसे ये उत्तर खिंचाता है। उसको शांत देख के शाश्वत जल भुन गया। अम्मा बाबू आकर यहाँ रहते, अन्नू उनके संरक्षण में कुछ संस्कार सीखती, पर अम्मा बाबू को तुम सहन नहीं करती। 6 बहनों के बाद बड़े अरमान से मैं हुआ और उनके लिए कुछ नहीं कर पाता। बेचारे गांव में पड़े हैं। कभी तुम उनके पास जाकर रहो तो तुम्हें छुट्टी नहीं, अन्नू को भेजो तो तुम्हें उसके देहाती बनने का खतरा दिखता है। यही है, अम्मा बाबू आते हैं और घर की व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। उन्हें शहरी ढंग से रहना नहीं आता, और मेरी इमेज है, रेपुटेशन है। अन्नू को गांव नहीं भेजा जा सकता है। अब वो बड़ी हो रही है, उसे छुट्टियों में हॉबी क्लासेस में भेजना है, कंप्यूटर सिखाना है, कोई कंपटीशन निकालना है तो तैयारी बहुत पहले से करनी होती है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि अम्मा अस्थमैटिक हैं और बच्चों को संक्रमण जल्द होता है। मैं आने वाली परेशानियों को लेकर चिंतित हूँ। अन्नू का एंटी रिएक्शन भी एक समस्या है। इतना कुछ मैं कैसे मैनेज करूँगी, यह भी एक समस्या है। क्या समय आ गया है, बच्चे जिन्हें ईश्वर का रूप कहा जाता है वो माँ को अड़चन लगने लगे हैं। अम्मा के साथ बच्चे हुए, 1 दर्जन भी होते तो खुशी से पाल लेती हैं। इन्हीं की पीढ़ी ने जनसंख्या बढ़ाई है, बच्चे पैदा करना ही सीखा इस पीढ़ी ने। अब उस पीढ़ी को कोसने ना बैठो। कोस नहीं रही हूँ, बल्कि कभी कभी सोचती हूँ वे घरेलू स्त्रियाँ हम लोगों से कहीं अधिक सुखी थीं, दोहरी जिंदगी जीने को बाध्य नहीं थीं। आज की स्त्री को मातृत्व भी धारण करना है, गृहस्थी भी देखनी है, पति को रिझाना है और शिक्षित होने से उसकी महत्वाकांक्षा साध भी सिर उठाने लगी है। उद्दंड बच्चों से भी जूझना है। एक साथ कई मोर्चों पर लड़कर स्त्री थक रही है। विचित्रता देखो, स्त्री किसी भी मोर्चे पर कमज़ोर पड़ती है तो हार उसी की होती है। ये एक प्रकार से शाश्वत पर हमला था। वो बहुत बार जता चुका है। उसे चाहिए सुव्यवस्था, सुस्वादु भोजन, सुगृहिणी, सजी धजी पत्नी, सेवा भावी बहू, स्नेही माँ और विजया का बड़ा पद भी। शाश्वत दुखी मुद्रा बनाए हुए बोला, घर में एक सदस्य और क्या आ रहा है, हमारे चेहरे ऐसे हो रहे हैं जैसे कयामत आने वाली है। यदि ये सच है, अभिमन्यु ने गर्भ में माता पिता की बातें सुनी थीं, तो ये बच्चा हमारी बातें सुन रहा होगा और खुद को अवांछित समझकर दुखी हो रहा होगा। मैंने कहीं पढ़ा है विजया, बच्चे को गर्भ में पता चल जाए वो अवांछित है तो मरना पसंद करता है और मिसकैरेज हो जाता है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आ ही रहा है तो स्वीकार भी कर चुकी है। 6ठे माह में मिसकैरेज, माँ बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। सिहर गई विजया। प्लीज़ कुछ मत कहो। विजया अन्नू को समझाना चाहती है और अन्नू दिनों दिन अबूझ पहेली होती जा रही है। विजया ने पहले तब नोटिस नहीं ली थी कि अन्नू गवर्नेंस से अधिक करीब है। नोटिस ली भी थी तो उसे ये स्थिति सुविधाजनक लगती थी। अब अन्नू को विश्वास में लेने के लिए वो उसके पास आना चाहती है, पर अन्नू अपनी नियंत्रण रेखा के अंदर विजया को आने नहीं देना चाहती। वो अपने प्रश्न गवर्नेंस के सामने ही रखती है। विजया ने साफ सुना, काकी तुम्हें कैसे पता भाई आने वाला है? बहन नहीं आ सकती? अस्पताल में एक मशीन होती है, उससे मालूम हो जाता है लड़का होगा या लड़की। तो तुम्हारी मम्मा को लड़का होगा, और यदि लड़की होने वाली होती तो हो जाती। नहीं, मम्मा दवाई खा लेती और लड़की मर जाती। मैं जानती हूँ, तुम्ही ने तो बताया था काकी, भूल गई? टीवी में एक औरत गाती है मेरी बिटिया होगी, फिर वो कोई दवाई खा लेती है, लड़की मर जाती है, औरत खूब रोती है। तुम्ही ने तो बताया था। तो क्या अन्नू ये भी जानती होगी कि मैंने भी 2 बार मादा भ्रूण को? ईश्वर, आज के बच्चे चीज़ों को कितनी जल्दी समझ लेना चाहते हैं। काकी लड़कियां बुरी होती हैं? अन्नू इस भरोसे के साथ विजया से बातें नहीं करती जैसा गवर्नेंस के साथ कर रही है। नहीं तो फिर ये मम्मी लोग क्यों नहीं चाहती लड़की पैदा हो? एक लड़की एक लड़कियां वाला परिवार अच्छा होता है ना। गवर्नेंस यही समझा सकी। मुझे लड़कियां अच्छी लगती हैं। अनु शायद अपने स्तर पर सिद्ध करना चाहती है लड़कियां लड़कों से बेहतर हैं। हाँ बिटिया, लड़कियां अच्छी होती हैं। अब दूध पी लो, फिर पढ़ाई कर लो। दूध पीने से वॉमिट फील होती है। अन्नू ने वमन करने का अभिनय किया। विजया को अन्नू के अभिनय से वितृष्णा सी हुई। दूध न पीना, खाना छोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना, कंधे उचकाकर, गर्दन झमकार कर, अधर बिदोर कर बात करना, यही सीखा है आज के बच्चों ने। इस क्रिया व्यवहार को वे आधुनिकता समझते हैं। वो अन्नू को बच्ची समझती रही, जबकि इसमें बच्चों जैसा कुछ भी नहीं है। विजया को घुटन हुई। लगा सब कुछ बड़ी तेजी से अंत की ओर बढ़ रहा है। नहीं, दूध पी लो, तुम अच्छी लड़की हो ना रानी। विजया को लगा गवर्नेंस सचमुच बड़ी धैर्य वाली है। बहुत दबाव डालने के बाद अन्नू ने नाक बंद कर किसी प्रकार दूध गटका। समाचार से पहले वही विज्ञापन दिखाया जा रहा था, मेरी बिटिया होगी। मॉम देखिए क्या दिखाया जा रहा है। अन्नू का उद्देश्य पता नहीं क्या था, पर उसे अपने संदर्भ में जोड़ते हुए विजया उत्तर न दे सकी। अन्नू की तिर्यक दृष्टि उसे ऐसी लगी जैसे कह रही हो, मम्मा अपने बचाव में सफाई दीजिए या दोष स्वीकार कीजिए। विजया का जी चाहा दूरदर्शन के अधिकारियों को तत्क्षण पत्र लिखे कि आप लोग सामाजिक जागरण के लिए जो कुछ दिखा रहे हैं बंद कीजिए। ये सब देखकर बच्चे समय से पहले वयस्क बन जा रहे हैं।
माता पिता से हिसाब जवाब मांगने लगे हैं और हमें बच्चों की परिपक्वता और जिज्ञासा डराती है। विजया ने गहरी सांस छोड़ी। उसमें और उसके सबसे छोटे भाई में 15 वर्ष का अंतर है, पर उसने माँ को गर्भवती होना नहीं जाना था। और अन्नू, उसने नहीं सोचा था कभी कि भाई होगा या बहन। और ये अन्नू, उसने नहीं सोचा था लड़का अच्छा होता है या लड़की। और ये अन्नू, कितना कुछ बदल गया है। विजया दहल जाती है। विजया हार रही है। उसे लगता है जो सफल और अविजित लोग सोचते हैं कि वे सफल हैं, वे भी किसी न किसी मोर्चे पर असफल होते हैं और हारते हैं, भले ही वे अपना असफल होना और हारना जान ना पाएं या स्वीकार न करें। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मनुष्य हारता है। अन्नू के तेवर पहले भी समझ में नहीं आते थे और अब तो जैसे उसे खीज, रोष, विरोध, चिड़चिड़ाहट व्यक्त करने का प्रत्यक्ष कारण मिल गया था। शाश्वत आया तो फिर अन्नू पुराण। अन्नू काकी से पूछ रही थी, मामा को कैसे मालूम हुआ लड़का होगा? लड़की को कोई पसंद क्यों नहीं करता? क्यों ये मम्मी लोग दवाई खा लेती हैं? उफ, ये लड़की भी इतनी छोटी सी है। और वो छोटी नहीं है, टीवी के पर्दे पर दुनिया को देखकर असमय बड़ी हो गई है। हमने भी शायद इसे निरंकुश होने दिया कि जो करना हो करो, हमें डिस्टर्ब मत करो। वो आधा आधा घंटा तक अपने सहपाठियों से बात करती है। टीवी के सीरियल डिस्कस किए जाते हैं। सीरियलों की कहानी उसे रटी हुई है। कल ही अन्नू काकी को बता रही थी, उसका क्लास फेलो अरुण उसे ब्लैंक कॉल दे रहा था। अरुण का बड़ा भाई अपनी गर्लफ्रेंड को ब्लैंक कॉल देता है, इसलिए ये हाल है। विजया ने कपाल थाम लिया। ऐसा है, अन्नू इंग्लिश मीडियम के लड़के लड़कियों का मुक्त व्यवहार देखती है और सीखती है। घर में भी उसे बहुत अच्छा वातावरण तो मिला नहीं। तुमने कभी गाइडेंस नहीं दिया। माँ को बच्चे का प्राथमिक शिक्षक कहा जाता है, पर तुम्हारे पास समय नहीं है। अब परिणाम सामने आने लगे हैं। शाश्वत विजया को दोषी ठहराने से बाज नहीं आता। देखो, तुम मुझे बार बार दोषी ठहराते हो, ये मुझे दुखी करता है। तुम इस तरह परिस्थितियों से भागना चाहते हो, खुद को अलग कर लेते हो। मैं सोच रही थी अगले सेशन में अन्नू को हॉस्टल में डाल दें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। मेरा स्थानांतरण होता रहता है, छोटी जगहों में भी रहना पड़ता है और अन्नू की पढ़ाई में व्यवधान पड़ता है। उसका कैरियर बनाना बहुत ज़रूरी है। हॉस्टल के डिसिप्लिन में रहेगी, यहाँ तो बात बिगड़ती ही जा रही है। तुम भी विजया पागलों जैसी बातें करती हो। घर ही हॉस्टल से क्या कम है? घर जैसा कभी तुमने अन्नू को दिया कुछ? स्त्री ही घर को घर बनाती है, पर यहाँ तो तुम्हारी ये बड़ी पोस्ट बस वही भर दिखती है। अम्मा बाबूजी यहाँ रहें तो संबंधों को बनाने में तुम्हें विश्वास नहीं, भावनाओं को समझने का तुम्हारे पास समय नहीं। अन्नू वैसे भी इस भाई नाम के जीव को टॉलरेट नहीं कर रही है और अब तो उसे यही लगेगा भाई आ रहा है और हम उसे नेग्लेक्ट करने लगे हैं। तो छोड़ दूँ नौकरी, रेजिग्नेशन दे दूँ? मन से कह रही हूँ, बच्चा जो अभी जन्मा नहीं है उसके सिर पर हाथ रखकर। विजया का दाहिना हाथ पेट पर था। इस बिंदु पर अटक गया शाश्वत। बहस का अंत कई बार, बल्कि हर बार इसी बिंदु पर आकर होता है। आज विजया के स्वर में, चेहरे में, आंखों में एक चेतावनी और दृढ़ता थी, कुछ कर गुजरने का निश्चय। ये बंगला, पद, रुतबा, रुपया, पैसा, पत्नी उप पुलिस अधीक्षक है बताने का विशाल गौरव। शाश्वत एकदम से मुलायम पड़ गया। क्यों टेंस होती हो इतना? बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। शाश्वत ने विजया का पेट पर रखा हाथ परे हटा दिया। दोष पूरी तरह हमारा भी नहीं, शाश्वत तुम्हारे से हमारे पर आ गया। बोला, समय का दोष है। पाश्चात्य संस्कृति के आयातित बीज बच्चों के जहन में बो दिए गए हैं और बच्चे उच्छृंखल हो रहे हैं। क्या करोगी? सब समय का दोष है। सब कुछ ट्रैक से बाहर जा रहा है और शायद अब हम कुछ भी रोक ना पाएँ। बच्चे ऐसे डैशिंग हो रहे हैं कि छोटी छोटी बात पर आत्महत्या कर रहे हैं। मुझे याद है कहीं 3 बहनों ने इसलिए सामूहिक आत्महत्या कर ली थी कि उन्हें घर में भाई का आना बुरा लग रहा था। उन्हें अपने साथ पक्षपात होने का डर था। और अन्नू, जिसकी माता पिता की बातें छिपकर सुनने की आदत है, उसने इस तरह भी बहुत सी जानकारी पाई है। एकाएक मोटे फूलदार पर्दे के किसी परत से अवतरित होकर उनके सामने आ गई। शिट, पुअर एंड फुलिश गर्ल्स। उन्हें स्ट्रगल करना नहीं आता होगा। मैं होती तो सुसाइड नहीं करती, बल्कि भाई का गला यूं। यस। अन्नू ने पहले हाथों को सणसी की तरह बनाकर गला दबाने का संकेत किया, फिर हाथ को मुट्ठी की शक्ल देकर तान कर विजेता की सी मुद्रा बना ली।
वो जल्दी जल्दी आंखें घुमाकर माता पिता को इस तरह देख रही थी जैसे उन्हें अगले चरण के लिए उकसा रही हो। लगता नहीं 10 वर्ष की बच्ची ये सब कहेगी, पर वो कह रही थी। शाश्वत और विजया के चेहरे तमतमा गए। शाश्वत बोला, अनु तुम बहुत बिगड़ती जा रही हो। एग्ज़ाम हो जाएं तो तुम छुट्टी में गांव जाओगी, दादा दादी के साथ रहोगी, समझी? पिता के तमतमाने का थोड़ा भी तो प्रभाव न पड़ा अनु पर। माई फुट डैड, मुझे आपके पेरेंट्स अच्छे नहीं लगते, बैकवर्ड। मैं गांव नहीं जा सकती, नॉट एट ऑल। अनु चुप रहोगी? तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तुम नेक्स्ट सेशन में हॉस्टल में रहोगी। विजया जितना तेज चीखना चाहती थी चीख नहीं सकी। हाँ, मैं हॉस्टल में रहूँगी। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती मम्मा। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे घर से निकालना चाहते हैं। भाई आने वाला है और मुझे नेगलेक्ट करना चाहते हैं। सलोनी ठीक कहती है, ऐसा ही होता है। मैं हॉस्टल जाऊँगी, आई एम रेडी। विजया के हाथ में सुरसुराहट हुई। इस भ्रष्ट असंस्कारी ट्रैक से बाहर जाती लड़की को एक थप्पड़ रसीद करे, पर उसका हाथ उठ नहीं सका, जैसे पक्षाघात हुआ हो। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी ट्रैक से बाहर। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।